बच्चों सुप्रभात। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है। बेटा, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 वर्ण विचार इसके बारे में पढ़ा था। इस पाठ के अंतर्गत हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर तथा व्यंजन के भेद, ये सब पढ़ा था। अब वर्ण विचार की दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार पिछला पाठ दोहरा लेते हैं, ठीक है? अब पिछले पाठ में हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है वर्ण की, वो क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। अयोगवाह अंग और अंगा। और स्पर्श व्यंजन का, खा, गा, गा, वा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, अणा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। ये 25 स्पर्श व्यंजन थे। 4 अंतस्थ व्यंजन थे यारा लावा और 4 ऊष्म व्यंजन थे शाशा साहा। तो ये 33 व्यंजन थे। इसके अलावा छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन और होते हैं। और द्विगुणित व्यंजन मतलब अतिरिक्त व्यंजन, ड़ा और ड़ा, पढ़ाई वाला ड़ा और सड़क वाला ड़ा। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? अब आगे जो हम वीडियो वर्ण विचार लेसन की जो हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में और संयुक्त एवं द्वित व्यंजन के बारे में, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट रा के प्रयोग के बारे में, क्योंकि रा जो अक्षर है इसका प्रयोग कई तरीके से शब्दों के ऊपर होता है, तो इसके बारे में हमारी गहरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ना। उच्चारण स्थान की तालिका। उच्चारण माने बोलना, है ना? कौन सा वर्ण किस जगह से बोला जाता है, किस वर्ण की आवाज़ कहाँ से आती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। कंठ माने गला। अब गले से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं बोल के आप मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको पता चलेगा। अ, आ। का वर्ग। का वर्ग में क्या होता है? का, खा, गा, गा, वाँ। का, खा, गा, घा, वाँ। और विसर्ग। विसर्ग का आवाज़ कैसे आती है? हा की तरह, हा। ये सारी आवाज़ कहाँ से निकली? गले से। तालु का मतलब जो हमारे मुंह में सबसे ऊंची जगह होती है, दांतों के पीछे जो ऊंची वाली जगह होती है वो कहलाता है तालु। तालु से क्या क्या बोलते हैं? ई और चा वर्ग। चा वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? चा, छा, जा, जा, या। इसके अलावा या और शा। मूर्धा। मूर्धा होता है दांतों के पीछे वाला हिस्सा, तालु के आगे और दांतों से पीछे वाला हिस्सा, इसमें क्या बोलते हैं? रिर। और टवर्ग। टवर्ग में क्या क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा, अणा। और रा और शा। साथ साथ बोलिए और महसूस भी करते जाइए, ठीक है? दंत माने दांत। दांत से क्या क्या बोलते हैं हम? हमारी जीभ कहाँ लगेगी? दांत पे। देखिए बोल के र, ला, ता, था, दा, धा, ना और सा। ओष्ठ माने होंठ। होठों से हम क्या क्या बोलते हैं? पावर के सारे वर्ण, पापा, बाबा, माँ और ऊ। ठीक है। कंठ तालव। कंठ माने कंठ गला भी और तालव माने तालु भी। इससे कौन कौन से वर्ण बोलते हैं? ए और ऐ। कंठ ओष्ठ। कंठ माने गला, ओष्ठ माने होंठ। होंठों से और गले से कौन कौन से वर्णों की आवाज़ आती है? छोटा ओ और बड़ा ओ। बोल के देखिए, ओ, औ। और दंत ओष्ठ। दांत और होंठों से कौन सा वर्ण निकलता है? वा। तो कौन से शब्द कंठ से गले से बोलते हैं, कौन से तालु से बोलते हैं, कौन से मूर्धा से बोलते हैं, कौन से दांतों से बोलते हैं, कौन से होंठों से बोलते हैं, किस किस वर्ण की आवाज़ किस किस जगह से आती है, हमारे मुंह में किस किस भाग से आती है, ये हमने इस तालिका में अच्छी तरीके से समझ लिया। और आशा है आपने साथ साथ बोल के इसको महसूस भी किया होगा कि ये जो नाम इनको दिए गए हैं ये एकदम उचित हैं। अब हम आगे चलते हैं संयुक्त और द्वित व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। जो व्यंजन एक ही व्यंजन जब 2 बार आता है तो वो द्वित व्यंजन होता है, जैसे पक्का, मक्का। और संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन एक साथ होते हैं, जैसे मक्खी। अब आधा का और खा मिलके क्या बना? मक्खी, मक्का। जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल को
दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्खन, मक्खी, क्यारी, क्या, ग्यारह, भाग्य, त्याग, सत्य, ध्येय, ध्यान, न्याय, अन्य, स्वदेश, स्वस्थ, कष्ट, नष्ट। ये सब आप देख रहे हैं ना, कै, गे, ते, ध्य, न्य, स्व, इष्ट। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजनों को मिला के बने हैं। इसमें से एक व्यंजन स्वर रहित है और एक व्यंजन स्वर सहित है। मतलब एक व्यंजन आधा है और एक पूरा है। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आता है और उनके बीच में स्वर नहीं होता तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर नहीं होता मतलब जब स्वर नहीं होगा तो वो आधा होगा, है ना। मक्का, पक्का, चप्पल, थप्पड़, कच्चा, बच्ची, पत्ता, छत्ता, लट्टू, मिट्टी, लड्डू, गड्डी, सज्जा, लज्जा, उद्देश्य, गद्दा, भद्दा। ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन। क्योंकि आप देख रहे हैं एक से व्यंजन दो बार आए हैं। जब एक सा व्यंजन दो बार आएगा तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। संयुक्त अक्षर को लिखने का सही तरीका क्या है? संयुक्त अक्षर में जो जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है, जब हम उनको आधा लिखना होता है तब उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं, है ना। किस किस में खड़ी पाई होती है? का, खा, जा, ता, ऐसे और भी अनेक वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है। तो उनका हम डंडा जो है वो हटा देते हैं और उनको आधा बना देते हैं। ठीक है। पत्ता, सज्जा, स्व, स्वदेश, इस तरीके से। अब का में और फा में खड़ी पाई होती नहीं है तो इनको लिखने का तरीका क्या है? वर्ण का और फा को जोड़ने के लिए उनकी सूंड छोटी कर देते हैं। जैसे का को आधा कैसे करेंगे? इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको आधा कर देंगे, फा में भी जो आगे वाला हिस्सा है उसको हटा देंगे, आधा कर देंगे। तो ये दोनों अक्षर, ये दोनों वर्ण इस तरीके से आधे लिखे जाते हैं। इनको आधा कर देते हैं इनकी सूंड हटा के। टा, ठा, डा, ढा, दा, हा। अब इनमें ना तो खड़ी पाई होती है और ना इसमें सूंड होती है। तब इनको छोटा कैसे करेंगे? इनको स्वररहित कैसे बनाएंगे? इनको स्वररहित बनाने के लिए हमें इनमें हलंत लगाना पड़ता है। इनमें हलंत लगा देते हैं। पट्टा, बुढ़ा, बुद्ध, है ना। कौन कौन से अक्षर किस किस तरीके से आधे लिखते हैं ये आपने इसमें सीख रहा। अब है प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। किस वर्ण को बोलने में हमारी कितनी सांस लगती है, हमारी ताकत लगती है, इसके आधार पर भी वर्णों के भेद किए गए हैं। जिनको बोलने में कम हवा, मुख से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण करने में अधिक वायु मुख से निकलती है वो महाप्राण होते हैं। इसको पढ़ देते हैं एक बार। प्राण का अर्थ है वायु। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की समान मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम निकलती है वे अल्प प्राण होते हैं। सरल भाषा में अगर इसको समझें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। जो हम आराम से बोल सकते हैं, जैसे का, गा, वहाँ, ये क्या है? अल्प प्राण है, इनको हमने आराम से बोला। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे का, गा, वहाँ, चा, जा, या, टा, डा, अणा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। और इसके अलावा अल्प प्राण और क्या है? यार अलावा। बोल के देखिए, यार अलावा। कितने आराम से बोल लिया, है ना। इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी पड़ी और बहुत कम वायु हमारे मुंह से बाहर निकली। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है। इसमें क्या होता है? हमें घर्षण करके बोलना पड़ता है, जैसे ख, घ, झ, छ, है ना। तो इसको हमें थोड़ी सी ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। उसको बोलने में हमारे मुख से जो वायु है वो कुछ अधिक निकल रही है, तो इसलिए इसको महाप्राण कहा गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और हा जैसी ध्वनि होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो अल्प प्राण था और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है हर वर्ग का वो महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण, ऊष्म माने जिनको बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है, श, श, स, ह, ये सब भी जो है वो महाप्राण है। क्योंकि देखो इनको बोलने में भी श, श, स, ह ऐसे ताकत लग रही है ना थोड़ी सी, तो इसलिए इनको महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये सब क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का। और दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या है? ये महाप्राण है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब देखते हैं रा का प्रयोग। अब रा के प्रयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वर रहित रा को क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है, जब हम स्वर रहित रा किसी भी वर्ण पे हम स्वर रहित रा लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेफ। रेफ का चिन्ह कैसा होता है? अंग्रेजी का अक्षर सी जैसा, जैसे कार्य के ऊपर लगा हुआ है। कार्य में जो रा लगा हुआ है या के ऊपर, वो क्या है? रेफ है। ठीक है, कर्म, चर्म, है ना। तो जो रेफ होता है ये कब लगता है? जो अंत वाला जो शब्द है उसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कर्म, चर्म, कार्य, करम, चरम, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कैसे बोलना है? कर्म, चर्म, धर्म, कार्य, थोड़ा सा करके। और अगर हम इसको रा को अगर हम पूरा ऐसे बोलेंगे करम चरम, तो इसका ये मतलब हुआ कि रा अधूरा नहीं है, रा स्वर रहित नहीं है, रा पूरा है, तो ये गलत उच्चारण हो जाएगा, है ना। स्वर रहित रा क्या है? रेफ। और रा का जो अगला रूप है वो कैसा है? एक तिरछी लाइन जैसा और अंग्रेजी का अक्षर उल्टा वी जैसा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये जब रा पूरा होता है और हमारा दूसरा वर्ण जिस पे ये मात्रा लग रही है, जिस पे रा लग रहा है, वो कैसा होता है? स्वर रहित होता है। ठीक है, इनको आप एक तिरछी रेखा एवं अंग्रेजी अक्षर वी के उल्टे रूप में देख सकते हैं। रा के इन दोनों रूपों को क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। अब पदेन क्या होता है? पदेन क्यों कहते हैं ये भी अभी आपको बताऊंगी। जब इसको किसी अक्षर में लगाया जाता है तो रा अक्षर पूरा होता है, और जिस अक्षर में ये रा लगाया जाता है वो स्वर रहित होता है, मतलब वो अक्षर हलंत वाला होगा। जैसे नीचे उदाहरण के रूप में देखिए, पा आधा है और रा पूरा है, तो क्या बना? प्रा। ठीक है, इसमें जो आधा अक्षर है वो हमने पहले बोला और रा बाद में बोला। अब इसको पदेन क्यों कहते हैं? पद माने क्या होता है? पैर। अब आप कहोगे अक्षरों के पैर तो होते नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्णों के नीचे खड़ी हुई लकीर पर लगाए जाए, है ना। जैसे पा में क्या है? जो खड़ी हुई लकीर है, जो इसकी खड़ी पाई है, उसमें लगाए रा, तो क्या बना? प्रा। ऐसे ही आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि रा का जो पदेन रूप है, इसमें प्रा में पहले क्या आया? पा, और फिर क्या बोला गया? रा, तो क्या बना? प्रा। प्रेम, प्रदेश, प्रधान, प्रश्न। ठीक है, अच्छा, जो अक्षर गोलाकार होते हैं उनमें ये वाला रूप लगता है, उल्टे वी जैसा। जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है उसमें रा कैसे लगेगा? उसमें पदेन कैसे लगेगा? तो जो अक्षर गोलाकार होते हैं उनमें उल्टे वी वाला पदेन का जो रूप है ये प्रयोग होता है। जैसे ट्रेन, ड्रम, ट्रक, है ना। तो ये दो जो रूप हैं, उल्टा वी और तिरछी लाइन, ये दोनों रा के रूप जो है वो कैसे, क्या कहलाते हैं? पदेन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें रा पूरा होता है और रेफ में रा हलंत वाला होता है, मतलब रा अधूरा होता है, आधा वर्ण माना जाता है इसमें रा को। रेफ में रा को आधा माना जाएगा और पदेन में रा को पूरा। पदेन में रा पूरा लगेगा और रेफ में आधा लगेगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब आप इसको बार बार दोहराइए, याद करिए और इसको फिर से सब अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, बार बार देख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।